प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम मंदिरों में भक्तों का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। पूरी अयोध्या नगरी में जय श्री राम का घोष गूंजायमान है। जब से आराध्य अपने नए भवन में विराजमान हुए हैं, हर भक्त उनकी एक झलक पाने को लालायित है। आस्था से लबरेज लोग घंटों तक लाइनों में खड़े रहकर अपना इंतजार कर रहे हैं। ये इंतजार लंबा होने के बावजूद उन्हें ये बेहद कम अंतराल लग रहा है, क्योंकि उनका ये इंतजार 500 सालों के बाद उस इंतजार के आगे कुछ भी नहीं जो रामलला ने टेंट में रहकर गुजारा है। जब आप भी इस लाइन में लगोगे और जय श्री राम के नारे लगाओगे, आपका भी जोश ठंड खत्म। इस जन्म में बस एक ही इच्छा है कि प्रभु श्री राम जी के साक्षात दर्शन हो जाएं। अभी तो हमने 3 दिन से ना लाइन चल रहा है। अभी हमने कल भी दर्शन मिले प्रभु को, तो हम दर्शन किए, बहुत मन भर गया। आज भी कर रहे हैं ऐसा, मतलब आंख भर आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है हमको। हर एक भक्त में इस समय आस्था की लहर दौड़ रही है। हर श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कुछ अलग अंदाज में करना चाहता है। इन दिनों अयोध्या में भक्ति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग पुणे से अयोध्या पहुंचे, जिन्होंने शंखवादन करते हुए रामलला के दर्शन किए। ये दरअसल केशव शंखनाथ पथक के लोग हैं जो राम जन्मभूमि में दर्शन करके निकले हैं। सर, इस दर्शन का उद्देश्य क्या है, मैं चाहूंगा पता। उद्देश्य यही है, भगवान श्री कृष्ण ने जब धर्म युद्ध शुरू हुआ था तब शंख बजाए थे और ये पूरे संसार को दिखाया था कि धर्म की विजय होती है, अधर्म का नाश होता है। और हम भी 450 साल अधर्म के साथ जिए, अब हमारा धर्म का विजय हुआ है और प्रभु रामचंद्र अपने जगह विराजमान हुए। बस उनके दर्शन प्राप्त होके हम धन्य हो गए। देवों की भूमि हरिद्वार से भी श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या पहुंच रहा है। इन्हीं में 2 श्रद्धालु हमें ऐसे भी मिले जो हरिद्वार से राम मंदिर तक की दंडवत यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर परिसर में प्रवेश किया। आस्था से ओतप्रोत भक्तों की भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन लगातार सराहनीय कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या के बस स्टैंड पर कई तरह की व्यवस्थाएं यात्रियों के लिए की गई है। बस स्टैंड पर ठंड को देखते हुए अलाव का इंतजाम भी किया गया है। साथ ही खाने की व्यवस्था और वहां ठहरने के लिए भी कंबल बिस्तर लगाए जा रहे हैं। बस अड्डे पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। जो यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, जो कि ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसे में वो कम से कम आकर के इस अलाव में थोड़ी देर बैठ पाए और यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम कर पाए जब तक उनकी बस यहाँ से रवाना नहीं हो रही है। उसके लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है, खाने से लेके अलाव से लेकर। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो भी राम मंदिर तक नहीं पहुँच पाए, उनके लिए यहाँ पर कथा का भी आयोजन किया जाता है। लोगों की आस्था और भावना है जो इस कड़कड़ाती ठंड में उन्हें अयोध्या खींच कर ला रही है। लेकिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी है। लाखों की संख्या में पहुंची भीड़ के इंतजाम के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम की भी तैनाती अयोध्या में कर दी गई है। कल का जो कुछ हुआ परेशानी लोगों को, आज हम उसको दूर करने की कोशिश किए कि लोगों को असुविधा न हो और बढ़िया दर्शन कर पाए। अच्छा सर, तो लगभग कितना स्टाफ आपका डिप्लॉय होगा यहाँ पे? अप्रॉक्सीमेट 1000 के आसपास। 1000 के आसपास पूरा मंदिर परिसर आता है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में भीड़ को देखते हुए इस पर नजर बनाए हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन जब अयोध्या में लाखों का जनसैलाब उमड़ पड़ा तो गृह सचिव संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने अयोध्या में भीड़ के मद्देनजर 2 लेयर प्लान को आगे बढ़ाया, जिसका मकसद सिर्फ एक है, भक्त रामलला के दर्शन आराम से करते भी रहें और साथ ही वहां पर किसी तरह की भगदड़ भी ना मचे। क्यू लगाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ में जो पब्लिक का जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसको भी रात में एक्टिव किया गया है। और अब जो है हमारे जो इतने श्रद्धालु हैं वो फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से वहाँ पे अपने सामान वगैरह जमा करके और फिर बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। नहीं, आज पूरी तरीके से व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। हम लोगों ने बेहतर क्यू की व्यवस्था कराई है, लोग अनवरत दर्शन कर रहे हैं, किसी तरीके से कहीं कोई कठिनाई नहीं है। आप स्वयं यहाँ देख सकते हैं, जहाँ कल इतनी भीड़ थी आज सभी लोग आराम से आ जा रहे हैं। जैसे ही प्रशासन ने 2 लेयर के प्लान को जमीनी स्तर पर उतारा तो भक्तों ने व्यवस्थित तरीके से अपने इष्ट के दर्शन किए।
ये सामान की स्कैनिंग का एरिया है, जिस स्कैनिंग एरिया से होकर हर श्रद्धालु को गुजरना पड़ रहा है। मेरे विजय इरफान आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे कि यहाँ पर आज आप देखिएगा जो भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर में अपने आराध्य के दर्शन के लिए, वो सबसे पहले कतारबद्ध होकर इस स्कैनिंग से गुजर रहे हैं। इस स्कैनिंग से गुजरने के बाद ही उन्हें अंदर रामलला के दर्शन को लेकर जो है वो जाने की अनुमति है। अयोध्या में इंतजामों को टाइट रखने के लिए शहर में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है, जिसके बाद अब दूसरे जिलों से आए पुलिसकर्मी 25 जनवरी तक अयोध्या में ही तैनात रहेंगे। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी 26 जनवरी तक अयोध्या में मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के प्रण और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प का ही नतीजा है कि अयोध्या में राम मंदिर बना। रामलला के आज भक्त दर्शन कर पा रहे हैं। रामलला अपने भवन में विराजमान है। सप्तपुरियों में एक अयोध्यापुरी, अयोध्या धाम प्रभु राम के 500 वर्षों के एक लंबी अवधि के वनवास को तोड़ते हुए स्वयं अपने धाम में विराजमान हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है जो राम का नाम ले भी रहा है और राम के नाम पर सियासत भी कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए अब धर्मगुरु आगे आए हैं। कांग्रेस के लाइसेंस देने से मोदी जी की पवित्रता बनेगी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं है, ये भारत की लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति और उसकी आस्था का विरोध है। कांग्रेस की बुद्धि असुरों से भी गई बीती है कि ये रामलला के लिए भी साथ आने को तैयार नहीं है, ये राष्ट्र के उत्थान और मनुष्यता के कल्याण के लिए भी साथ आने को तैयार नहीं है। सियासत से परे राम भक्त अब अपने आराध्य के दर्शन को आते हैं। हर भक्त अपने भगवान के पहले दर्शन करना चाहता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद महज अयोध्या में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में आस्था की लहर दौड़ रही है। ऐसे में प्रशासन भी चौकस और चौकन्ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बताते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ राम मंदिर में किस तरह से दर्शन करेंगे, इसके लिए बाकायदा पूरा शेड्यूल तैयार हो चुका है। 31 जनवरी को त्रिपुरा मंत्रिमंडल आएगा दर्शन करने के लिए, 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल दर्शन करने के लिए आएगा, 2 फरवरी को उत्तराखंड मंत्रिमंडल आएगा दर्शन करने, 3 फरवरी को राजस्थान मंत्रिमंडल, 4 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह खुद आएंगे दर्शन करने के लिए, 5 फरवरी को महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो तय है आने का, 9 फरवरी को हरियाणा मंत्रिमंडल यहाँ पर आएगा, 15 फरवरी को गोवा का मंत्रिमंडल यहाँ पर आएंगे, तो 24 फरवरी को पूरा का पूरा गुजरात मंत्रिमंडल यहाँ पर आएंगे भगवान रामलला के दर्शनों के लिए। 4 मार्च को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल आएगा, यानी कि लगभग 1 महीने तक बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए। तो चलिए, बात तो हो गई अयोध्या की, लेकिन अब बात हम करते हैं उस सियासत की जिसका पारा गर्म है और सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरीके से लोकसभा चुनाव जीत लो। लेकिन इसमें किस तरह से अब इंडी गठबंधन के आगे एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। चलिए आज बात करते हैं उसकी भी। तो आइए अब आपको बताते हैं किस तरीके से जो इंडी गठबंधन है वो बिखरती नजर आती है। अब यहाँ पर सबके अरमान निकल रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो इंडी गठबंधन का हिस्सा तो है, लेकिन उनके इरादे कुछ और है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। तो 42 सीटों पर जो टीएमसी है वो किस तरह से आगे है ये हम जानते हैं। अब ये देखिए, जो अगला नंबर है वो भगवंत मान का है। भगवंत मान ये कह रहे हैं कि हम भी अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। यानी कि आप समझिए कि इनकी मंशा क्या है, ये अब आप समझिए। अब लेकिन मैं बात जरा पश्चिम बंगाल की पहले कर लेती हूँ। ममता बनर्जी के मन में क्या है, वो क्या चाहती हैं, जरा ये आपको जरा समझाते हैं। ममता चाहती हैं कि कांग्रेस का जो 5 सीटों का प्रभाव है वो अब उनके पार्टी में कन्वर्ट हो जाए, उनको उसका फायदा मिल जाए। वो अकेले दम पर बीजेपी को चुनौती देना चाहती हैं, जो उन्होंने इससे पहले विधानसभा चुनावों में दी थी। अगर ये 5% वोट ट्रांसफर होता है जो कांग्रेस का है पश्चिम बंगाल के में, तो इसमें एक तरह से कहें 49% का इजाफा होगा। और अब चलिए जरा मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर जो सीधे सीट शेयरिंग है वो किस तरह से पश्चिम बंगाल की रही है। 2019 में देखें तो टीएमसी के पास 22 सीटें उसने जीती थी और वोट शेयर अगर था 43.69% था। बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, 40.64% वोट प्रतिशत था। और अगर इसी तरीके से कांग्रेस का जो 2% का 2 सीटें थी और उसका वोट शेयर था 5.67, इसको अपने पाले में लाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कैसे लगी हुई है, क्या कोशिशें कर रही हैं और इंडी गठबंधन में कैसे टूट होती नजर आ रही है। एक रिपोर्ट देखिए। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। এই মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং।
মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। ममता जी का पूरा बयान है हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। गठबंधन में खड़गे का नाम आगे करने वाली ममता दीदी के बदले तेवरों ने कांग्रेस के होश उड़ा दिए। राहुल के कदम पड़ने से पहले ही कह दिया कि बंगाल में समझौता भूल जाओ। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করতে। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान इंडी गठबंधन और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है। इससे कुछ इस तरह से समझिए, अगर कांग्रेस ममता बनर्जी की बात नहीं मानती है तो चुनाव से पहले ही गठबंधन टूट सकता है, जिससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। अगर कांग्रेस ममता बनर्जी की बात मान लेती है तो कांग्रेस चुनाव से पहले ही कम से कम 2 सीट गंवा देगी। अधीर रंजन चौधरी की सीट भी छोड़नी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के 2 लोकसभा सांसद जीते हैं, जबकि कई सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस कह चुकी है कि वो बिना गठबंधन के ही आसानी से 5 सीट जीत जाएगी। वो ममता बनर्जी से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस वाम दलों को सीट देने की भी पैरवी कर रही है, लेकिन ममता वाम दलों को तो छोड़ो, कांग्रेस को भी सीट नहीं देना चाहती। ममता बनर्जी के बयान के बाद कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन बैकफुट पर आ गया। नेता बातचीत से मसले की हल की दुहाई देने लगे। ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकता, और हम उम्मीद करते हैं कि जो ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे। कांग्रेस और पूरी इंडी गठबंधन पश्चिम बंगाल से उठे सियासी भूचाल के नफा नुकसान को कैलकुलेट भी नहीं कर पाए थे, उसके पहले ही पंजाब से दे दनादन आफ्टर शॉक आने लगे। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। पंजाब से कांग्रेस ने 2019 में 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में भगवंत मान ने कांग्रेस के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अगर कांग्रेस आपकी बात नहीं मानती है तो गठबंधन टूटने का खतरा बढ़ जाएगा, अलग अलग चुनाव लड़ने पर नुकसान होगा। और अगर कांग्रेस आपकी बात मान लेती है तो कांग्रेस को 8 सीटों पर नुकसान तय हो जाएगा। कई दिग्गज नेता संसद से बाहर हो जाएंगे। पंजाब और पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पर बवाल बढ़ने लगा तो कांग्रेस के नेता ही चुटकी लेने आ गए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा, अभी कुछ और दल भी छोड़ेंगे, दलदल में फंसना कोई नहीं चाहता। बीजेपी ने गठबंधन के भविष्य के साथ ही नीति, नियत, नेता, झंडे पर सवाल पूछना शुरू कर दिए। दावा किया कि ये सर फुटौवल ही मोदी को 400 के पार ले जाएगा। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नियत है, और कोई वैकेंसी भी नहीं है। ममता जी के बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कागजी गठबंधन, इंडी गठबंधन की जो बात चल रही थी, जिसमें स्पष्टता नहीं थी, कौन इसका नेता है, क्या इसका निशान है, दफ्तर क्या है, एजेंडा क्या है, वो गठबंधन अब समाप्त है। इंडी गठबंधन में सभी लोग जनता की नजरों में गिर चुके हैं, क्योंकि वो अपने भ्रष्टाचार की सल्तनत बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इंडी गठबंधन के सामने समस्या सिर्फ पश्चिम बंगाल या पंजाब ही नहीं, गठबंधन के शिल्पकार
नीतीश कुमार के ये तेवर भी इंडी गठबंधन के वजूद पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। मौजूदा हालात से लग रहा है कि चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन में सीटों को लेकर रार और बढ़ेगी, क्योंकि जो टकराव अभी पार्टी के स्तर पर है वो सीट बंटने के बाद क्षेत्रीय स्तर पर भी खुलकर सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।